हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अभी तक रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने पादपों में रिप्रोडक्शन पढ़ा और किस प्रकार आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि किस प्रकार पादपों में डेवलपमेंट की प्रक्रिया में पादप जो है वो थैलस नुमा संरचना थैलोफाइटा होते हैं। बाद में फिर ये विकसित होते होते आवृतबीजी पौधों के रूप में जब डेवलप होते हैं तो इनका रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो पुष्प होता है और पुष्प का रिप्रोडक्टिव आर्गन पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल में इनके बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव जो है वो इस संसार में, कहना चाहिए पृथ्वी पर हमारा जो लाइफ है, जीवन है, उसमें सबसे ज़्यादा विकसित जीव है, जिसका ना केवल दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित है बल्कि इसके अंदर के जितने भी सिस्टम हैं, बॉडी के जितने पार्ट हैं, जितने सिस्टम, रिप्रोडक्टिव आर्गन हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, सबसे ज़्यादा डेवलप जो है वो मानव ही है। तो यहाँ पर हम मानव में रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे और मानव में रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दोनों जो है वो फीमेल और मेल जो है वो अलग अलग जीव के रूप में होते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव आर्गन का हम डिटेल में स्टडी करेंगे और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो जीव अपने पहचान को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है। तो जनन या रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे एक उर्वर यानी स्ट्रॉन्ग, जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके, संतति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार जीव अपनी संख्या में न केवल वृद्धि करता है बल्कि अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है और अपने आप को विलुप्त होने से बचाए रखता है। मानव जो है वो लैंगिक प्रजनन करने वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला एक सजीव प्रजक प्राणी कहलाता है। मानव सजीव प्रजक मीन्स एक पूरे डेवलप शिशु को उत्पन्न करता है, ठीक है। अंड प्रजक मतलब वे जीव जो अंडा बाह्य एटमॉस्फेयर में जो है वो उनका अंडा जो है वो डेवलप होता है। और सजीव प्रजक मतलब ऐसे जीव जो संतति के रूप में, एक डेवलप संतति के रूप में अपने संतति को बाह्य वातावरण में उत्पन्न करता है, उनको सजीव प्रजक प्राणी कहा जाता है। मानव में रिप्रोडक्शन के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस होता है जिसके फलस्वरूप मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में स्पर्म का, मेल गैमेट्स के रूप में स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल के ओवम के अंदर फीमेल गैमेट्स अंडाणु या एग का निर्माण होता है और दोनों गैमेट्स का आपस में संलयन यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव पाथ में होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट से फिर जब जायगोट डेवलप होता है तो जायगोट से ब्लास्टोसिल बनता है और इसके परिवर्धन जो है वो गर्भाशय के अंदर होता है, इसका अंतरारोपण होता है और फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है जिसके फलस्वरूप एक शिशु, डेवलप शिशु बनता है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो होती है। ये सारी जो रिप्रोडक्शन से संबंधित घटनाएं हैं ये मानव में यौनारंभ के पश्चात होता है, यानी ह्यूमन बॉडी जब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, जिस समय ये परिपक्व होती है उस अवस्था को यौनारंभ कहा जाता है और इसके पश्चात भी फिर ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो इस लेसन में हम
ह्यूमन बॉडी के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मानव के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो ये काफ़ी जटिल होता है। इसका जो बॉडी का वो होता है, मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी के अंदर बनते हैं। मेल और फीमेल के जनन तंत्र में लैंगिक अंग यानी कि रिप्रोडक्शन में सहायक जो अंग होते हैं, और गोनेट्स जननत, याद रखना, गोनेट्स जनन अंग हैं, और बाकी जो अंग हैं वो सहायक सप्लीमेंट्री अंग हैं, है ना। तो मेल जो गैमेट्स होता है उसको कहते हैं वृषण, और फीमेल जो गोनेट्स होता है उसको कहते हैं अंडाशय या ओवरी। साथ ही साथ मेल और फीमेल में सहायक लैंगिक अंग या सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं, जो गैमेट्स के बनने में, उसको परिपक्व होने में, उसके पोषण में और परिवहन में हेल्प करते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें तो ये श्रोणी तंत्र में व्यवस्थित होता है, जहाँ पर श्रोणी मेखला होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस, वृषण की सहायक नलिकाएं, और उसके साथ एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख रहे हैं। ये जो है ये वृषण है, वृषण कोश है। वृषण जो है वो वृषण कोश के अंदर, टेस्टिस जो है वो टेस्टिस सैक के अंदर विस्तृत होता है। इसकी संख्या 2 होती है और इसके अंदर ही मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण होता है। शरीर में वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर होता है और एक थैली के में ये स्थित होता है, जिसको वृषण कोश कहते हैं। और ये जो है वृषण कोश जो शरीर के बाहर होता है, इसका कारण ये है कि ये बाहर शुक्राणुओं का जो निर्माण है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, वो बॉडी, उसके लिए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो स्पर्म निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है। इसलिए ये जो है वो थैलियाँ बाहर रहती है, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है, जो कि स्पर्म निर्माण के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। वयस्क में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। प्रत्येक टेस्टिस या वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये वृषण नलिकाएं हैं। ये कोष्ठ के जैसे संरचना बना लेती है। ये देखिए, ये जो नलिकाएं हैं वृषण नलिकाएं, ये कोष्ठ या चेंबर बना लेती है। इन चेंबरों की संख्या जो है वो लगभग 250 कक्ष होता है। इनको वृषण पालिका कहा जाता है। इन कोष्ठों को वृषण पालिका कहा जाता है। और जो वृषण है वो सघन आवरण से, एपिथेलियल सेल से पूरे चारों तरफ से कवर होता है, ढका हुआ होता है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ये जो दिख रहा है ये अतिकुंडलित नलिकाएं होती हैं। इसको शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इसका अगर हम काट देखें, वृषण नलिकाओं का काट देखें, तो ये हम देख रहे हैं इसके अंदर ही शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाओं से आस्तरित होता है। ये हम देख रहे हैं। इनमें ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें कुछ कोशिकाएं जर्म कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच बीच में जो कोशिकाएं होती हैं वो सर्टोली सेल्स कहलाती है, सर्टोली कोशिकाएं कहलाती है। और जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, जर्म सेल्स होते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो जर्म सेल्स हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रारंभ में ये ऐसे दिखते हैं, इस प्रकार के सेल हैं। बाद में जब डेवलप होता है तो ये स्पर्म के रूप में इस प्रकार डेवलप होता है। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरालीय अवकाश कहा जाता है और इनमें जो है सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है।
इसमें छोटी छोटी वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती है। याद रखना, मेल हार्मोन्स में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है एंड्रोजन, जो सर्टोली सेल्स के द्वारा होता है। यहाँ पर ये दिख रहा है, बीच बीच में सर्टोली सेल्स है इस प्रकार, और ये जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स से पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इस प्रकार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सर्टोली सेल्स और अंतराली कोशिकाएं इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप एक परिपक्व शुक्राणु बनता है। यानी तब तक ये शुक्राणु जो है वो सर्टोली सेल से चिपके हुए होते हैं। इन कोशिकाओं के अलावा कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो इनका रक्षा करने का काम करती हैं, तो प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब अगर हम मेल के रिप्रोडक्टिव सहायक नलिकाओं के अंतर्गत पढ़ें तो इसमें आता है वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं और अधिवृषण तथा शुक्रवाहक। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वृषण है, इसमें अतिकुंडलित नलिकाएं हैं, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने अंदर का काट को देखा। अब ये जो नलिकाएं होती हैं शुक्रवाहिकाएं होती हैं, और यहीं पर अधिवृषण एपिडिडाइमिस होता है और शुक्रवाहक नलिकाएं होती हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं वो वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलता है। शुक्रवाहिका वृषण से चलकर फिर अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो अधिवृषण, ये जो है वो वृषण नलिकाएं कुंडलित, फिर वृषण जालिका, ये शुक्रवाहिकाएं जो कहाँ खुलती हैं, अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में खुलता है। शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलता है। अधिवृषण शुक्रवाहिका की ओर बढ़ते हुए फिर उदर की ओर जाता है। अब ये जो है वो सारी नलिकाएं मिल जाती है कुंडलित, और ये कहाँ जा रहा है, ये उदर की ओर जा रहा है, और ये शुक्रवाहक नलिकाएं कहलाती हैं। और ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर ये खुलती है और एक लूप बना लेती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी निकलती है और ये मूत्र मार्ग यानी यूरिनरी पाथ में स्खलनी वाहिका के रूप में खुलता है। ये यहाँ खुलता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, और यहाँ पर जो है वो ग्रंथियाँ हैं शुक्राशय, और ये जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। यहाँ पर दो और ग्रंथियाँ होती हैं जिसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, ये दोनों बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती हैं, और इन ग्रंथियों से एक प्रकार का स्राव निकलता है। अब देखो यहाँ पर जो कहना चाहिए कुंडलित नलिका है, वृषण पालिका है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। ये शुक्राणु नलिका वृषण जालिका या शुक्रवाहिका से होकर एपिडिडाइमिस में ठहरती है। एपिडिडाइमिस में काफ़ी देर तक रहती है, जहाँ पर इनको पोषण मिलता है। ये परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने के बाद ये शुक्रवाहक नलिका से होते हुए आपका मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर में खुलते हैं, जहाँ पर दो अन्य ग्रंथि हम देख रहे हैं, शुक्राशय में ये ठहरती हैं, और इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के लिए मिलता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ से वाइट कलर का सीमेन निकलता है, जो इनको पोषण प्रदान करने का काम करता है, जिसमें शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से फिर ये पेनिस से होते हुए बाह्य जननेंद्रिय है, और ये ऊतकों का बना हुआ होता है, और फिर इससे ये बाहर हो जाती हैं। अगर हम पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत देखें तो इसमें एक जोड़ा शुक्राशय, एक जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्री प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव रिप्रोडक्शन की क्रिया के दौरान पेनिस को चिकना बनाने में मदद करता है। अब हम फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें, नर जनन अंगों के कार्यों के बारे में बात करें, तो जो वृषण या टेस्टिस होता है ये शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन्स की उत्पत्ति करता है। नर हार्मोन्स कौन सा? एंड्रोजन, हमने अभी पढ़ाया, याद रखना।
सेकंड है एपिडिडाइमिस, अधिवृषण के बारे में मैं अभी बताई थी कि शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है। जब वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं तो शुक्रवाहिका के द्वारा ये एपिडिडाइमिस में बहुत समय तक स्टोर करके रखे जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, शुक्राणुओं को सक्रियता प्राप्त होती है और ये इनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता आ जाती है। देन आता है शुक्रवाहिका वासा डिफरेंसिया। अभी ये जो है वो अधिवृषण को शुक्राणुओं से जोड़ती है और शुक्राणु को आगे बढ़ाते हैं। देन शुक्राशय, ये सेमिनल वेसिकल आता है। इससे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को गमन करने में, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और इसके बाद आता है पुरुषस्थ या प्रोस्टेट ग्लैंड, हमने अभी डायग्राम में देखा। इसमें से एक प्रकार का द्रव सीमेन का स्रावन होता है। इसमें इसका जो सीमेन होता है इसमें विशेष टाइप का स्मेल होता है, गंध होता है और ये द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने में मदद करता है। पेनिस जो है वो शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तक पहुंचाने का काम कर। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे।